आप सब लोग बांधई के हैं? यस। सब लोग? क्लास में आप लोगों की इस टाइप पर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना? और यदि कोई समस्या आए या हमें तैयारी करना हो तो नंबर आपका, मतलब हमारा नंबर आप लोगों को आप जाएगी, ठीक है ना? यदि वैसी समस्या हो कोई गाइडेंस वाली तो हम आपको गाइडेंस करेंगे। पढ़ना हो कम से कम 8-10 लड़के चाहिए, 8-10 विद्यार्थी चाहिए तो हम पढ़ाएंगे। 2-4 आप लोग आ जाओ, सर हमें पढ़ा दो, हमें पढ़ा दो, उतना समय नहीं। एक लोग कम पढ़ है ना, कम 5-6-7 लोग कम। और बकाया जो कि है नहीं बन रहा बैच, नहीं पढ़ना, आपको ये लगता है कि हमने जो है पढ़ लिया, तो जितना भी आपको गाइडेंस चाहिए हम जो है आप लोगों को गाइडेंस देंगे। इस चीज़ की चिंता मत करना, किसी चीज़ की। अब संकोच आपका रहेगा, आपको अगर पूछना होगा, बढ़ना होगा, मेरी उचित समझ है तो पूछ लेना हमसे, ठीक है ना? और बकाया ये है कि 30 तारीख का क्लास खत्म हो जाएंगे, आप लोग फिर सेल्फ स्टडी। सर उसके बाद स्टार्ट नहीं होंगी दोबारा? इसके बाद जिन लोगों का हमारे घर से रजिस्ट्रेशन है जी। उन लोगों को हमारे घर से नहीं पढ़ाया जाएगा, या तो सरकार दोबारा से नए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करेगी, नए विद्यार्थी को अवसर देगी, क्योंकि आप लोगों पर सरकार खर्च कर चुकी है पैसा। 8 महीने सरकार ने क्लासें चलवाई हैं, यस। है ना? ये हमारे ख्याल में अभी तो बहरहाल बंद है, कोई योजना नहीं। तो सर ये दोबारा भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना रजिस्ट्रेशन बनाने? जैसा मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं पढ़ाना चाहिए, दोबारा भी जैसे नहीं रजिस्ट्रेशन आएंगे तो। हाँ ये बात है। वो उस समय की प्रक्रिया क्या है, उस समय देखा जाएगा तो सरकार कर रही है या नहीं कर रही है ना? सरकार ने अच्छी तरह से प्रयास किया, अच्छे योग्य शिक्षक नियुक्त किए। अभी आप लोगों का धर्म बनता है कि आप लोग पढ़ते। जब कोचिंग प्रारंभ हुई तो दुर्भाग्य रहा कि, सही बात बताएं, कि कोरोना की वजह से क्लास में आप लोगों को खराब है ना? यदि क्लास में बराबर चलती रहती, यकीन मानिए आप लोग बहुत ऊंचाई होते। हमारे यहाँ से 2-2.5 महीना उस समय पढ़ पाए आप लोग अच्छे से, है ना? 2-3 महीना फरवरी से प्रारंभ हुई थी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ज़्यादा जाता है। इसके बाद कोरोना के कारण बंदी हो गई। हमारे यहाँ से अप्रैल भी पूरा नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है ना? क्लासें बंद हो गई। मई जून तक जो है ऑफलाइन चली। जो ऑनलाइन जुड़े रहे बच्चे उन्होंने लाभ लिया। जैसे एक लड़की थी, आप लोगों को बताया हमने, नीलम त्रिपाठी, बराबर जो है मोबाइल से जुड़ी रही हो। आज भी उसकी जबान में क्लास में नहीं, उसे मोबाइल में मजा आता है, ठीक है? जो यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो यूट्यूब पे भेज दी जाती है, ठीक है ना? और वो जो है पढ़ती है इसी से, मोबाइल से पढ़ ली। यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो 2-3 बार अपना पढ़ लिया, सुन लिया, कॉपी में रजिस्टर में नोट कर लिया। आज जो है टॉपिक है कश्मीर का इतिहास, पाठ फर्स्ट।
कश्मीर का इतिहास जो है प्राचीन संदर्भ में, मध्यकालीन संदर्भ में और आधुनिक संदर्भ में पढ़ना है। ठीक। कश्मीर जो है प्राचीन समय से भारत का अभिन्न अंग रहा और कश्मीर का इतिहास जो है कल्हण ने अपनी राज तरंगिणी में लिखा। ठीक है। जय सिंह राजा के शासन काल में 1128 से लेकर 1151 शासन काल का जय सिंह का, जो लोहार वंश के राजा थे, उनके शासन काल में कल्हण ने जो है राज तरंगिणी, कल्हण और बिल्हण दो भाई थे। कल्हण जो है कश्मीर में थे, तो बिल्हण चालुक्य वंश में आ गए थे, यानी दक्षिण भारत आ गए। ठीक नहीं, दोनों ब्राह्मण भाई थे। कल्हण के पिता जयसिंह के यहाँ मंत्री के पद पर थे और यह एक कवि और विद्वान व्यक्ति था कल्हण। ठीक है। कल्हण ने प्राचीन इतिहास जो लिखा है, एक पूर्व इतिहास देखो, इसमें ये है ये सूत्र याद रख लेना आपको। काउ जो मतलब कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। समझ में आ रही बात? काउ लोग का मतलब कार से कारकोट, ठीक, दूर से उत्पल वंश और लो से लोहार वंश। समझ में आ रही बात? ठीक। प्राचीन सुनिए, यहाँ जो उसने इतिहास लेखन किया, लेकिन इसके पहले भी उसने इतिहास लिखा, इसने कल्हण। ठीक है। क्या लिखा उसने? 2-3 बातें बताई। कश्मीर को कश्यप ऋषि ने बसाया। वहां पर एक समय समुद्र था, और समुद्र को पी लिया, जो भूमि निकली उस पर कश्मीर बसा। कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर बसा। समझ में आ गई बात? कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर बसा। ठीक।
कश्मीर का में जो श्रीनगर है, श्रीनगर की स्थापना जो है मौर्य सम्राट अशोक महान ने कराई। ठीक है ना, किसने कराई थी? मौर्य सम्राट अशोक ने। कल्हड़ के विवरण के अनुसार कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी तो उसमें ये बताया उसने कि सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बसाया। सम्राट अशोक शिव का एक अनन्य उपासक था, कल्हड़ लिखता है। ठीक है, वहाँ पर एक शिव मंदिर की भी उसने स्थापना कराई थी। आगे चलिए, उसके पश्चात आता है कनिष्क। ठीक, लेकिन इसी समय अशोक का एक पुत्र था कनिष्क से पहले, जिसका नाम था जालौक। वो है कश्मीर का शासन और प्रशासन उसने संभाला। ठीक है नहीं, सर क्या था? यानी तो खुद का नाम क्या था? जालौक। ठीक है ना, एक ये हमें जो है प्राचीन समय में पहले आपको लिखना है इसमें क्या सर जी, कल्हण राज तरंगिणी, ये भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि वो कल्हण को प्रथम ऐतिहासिक लेखक माना जाता है। इसलिए कि उसने जो जिस प्रकार से इतिहास लिखा जाता है उसी प्रकार से उसने तिथि क्रम के अनुसार इतिहास लिखा, इसलिए इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक लेखक माना जाता है। हालांकि भारत में इतिहास लेखन का कार्य बहुत समय पहले से हो रहा है। ठीक है, क्या बताया उसने कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में? अशोक के बारे में बताया, उसके पुत्र जालौक के बारे में बताया। इसके पश्चात कनिष्क के बारे में बताया और इसके पश्चात मेहर कुल के बारे में बताया। ठीक है ना, और काकोट वंश, उत्पल वंश, फिर लोहार वंश। एक काकोट वंश की स्थापना दुर्लभ बाघर ने की थी। किसने की थी? दुर्लभ के 3 लड़के थे। क्या नाम था उनका? चंद्रापीठ, तारापीठ और मुक्तापीठ। मुक्तापीठ का नाम पूरा क्या था? ललितादित्य मुक्तापीठ। लेकिन उसके पहले हमने अशोक के बारे में बताया, जालौक के बारे में बताया कि जालौक कश्मीर का शासक था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कहाँ स्थापित की? कश्मीर के कुंडल वन। ठीक है ना, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस प्रकार से कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मेहरकुल जो एक मूल शासक था, इसे कन्नौज के शासक अशोक वर्मन ने पराजित किया दिया। यह भागकर कहाँ गया? कश्मीर। कश्मीर के राजा ने इसे शरण दी तो उसने कश्मीर के राजा को ही मार दिया और स्वयं एक वर्ष तक शासन। ठीक है ना, इसने मेहरकुल ये तोरमाण का पुत्र था और ये हूण था। हूण एक जनजाति थी चीन की, जो भारत में आई थी और इसमें जो है तोरमाण ने गुप्तों के समय हूणों के आक्रमण होने लगे थे।
इसलिए मेहरकुल के समय मेहरकुल जो है तोरमाण का पुत्र था और ग्वालियर तक इन लोगों का राज हुआ था। ठीक है नहीं, ये एक ठीक शासक थे। और देखिए दुर्लभवर्धन एक युग शासक था। गोनंद वंश था कारकोट वंश से पहले। उसमें यह जो एक अधिकारी के रूप में काम करता था, लेकिन उस राजा वो अयोग्य राजा था, उसको हटाकर और दुर्लभवर्धन स्वयं राजा बन गया और उसने अपने वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम था कारकोट वंश। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये जो है 632 से 682, मतलब इसके पहले दुर्लभवर्धन ने शासन किया। ठीक है, 630 के आसपास 620 के आसपास इसने शासन किया। एक 9-10 वर्ष तक शासन किया दुर्लभवर्धन ने। दुर्लभवर्धन के पश्चात उसका पुत्र, पहले दुर्लभवर्धन का समझने तो दुर्लभवर्धन ने कश्मीर में एक अच्छा श्रेष्ठ प्रशासन दिया, शासन दिया, जनता को खुशहाल किया। अतः यह एक योग्य शासक सिद्ध हुआ, क्योंकि कश्मीर में अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य दुर्लभवर्धन ने किया। गोनंद वंश का अंत करके, इसका गोनंद वंश का अंत करके, ठीक है ना, इसका किया इसने गोनंद वंश। इस गोनंद वंश का इसने अंत किया और अपने वंश की स्थापना की, जिसके वंश का नाम था कारकोट वंश। इसके 3 पुत्र थे, जिनको क्या नाम से जानते, चंद्रापीठ, तारापीठ और मुक्तापीठ। जिस नाम से जानते हैं चंद्रापीठ, तारापीठ और मुक्तापीठ। यह चंद्रापीठ एक क्रूर शासक था। चंद्रापीठ नेक एवं पवित्र था, तारापीठ था क्रूर और मुक्तापीठ था कुशल शासक। पहले गद्दी पर चंद्रापीठ बैठा, फिर तारापीठ बैठा, तारापीठ की मृत्यु के पश्चात मुक्तापीठ बैठा। मुक्तापीठ का जो शासन काल था वो 724 से 760 था। मुक्तापीठ ने क्या किया, कन्नौज के शासक, इस कन्नौज के यशोवर्मन को हराया। तुर्कों एवं अरबों को पराजित किया। और कश्मीर में मातंड मंदिर, मंदिर स्थापना की।
और अन्य दक्षिण के राजाओं को हराता हुआ कर्नाटक से होता हुआ यह शासक जो है कावेरी नदी तक पहुंच गया। सर ये वो क्या कहते हैं, पराजित हो गया क्या सर? पराजित 733 ईस्वी में एक दूतमंडल चीन भेजा। सात सौ 33 ईस्वी में एक दूतमंडल चीन भेजा, ठीक है। सही था ये मुक्ता पीड़ का है, जैसे कवेरी नदी तक इनका युद्ध चला था ना? क्या है? नहीं, ये मुक्ता पीड़ को जो कवेरी नदी तक युद्ध चला था, हाँ? मुक्ता पीड़ जो हुआ इनका कवेरी नदी तक ही चला था नहीं? उसका पीछे क्या किया? नहीं, कावेरी नदी तक पहुंच गया था। युद्ध करते थे। हाँ, मतलब दक्षिण भारत तक पहुंच गया था, ठीक है। यह क्रूर एवं अत्याचारी राजा था जिसने कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित किया, ठीक है ना। लेकिन अपने राज्य के लोगों पर कर लगाया, जबरदस्ती वसूली की, जिसका परिणाम हुआ कि अंत में इसको मार दिया गया। इसकी मृत्यु के साथ ही इसके वंश का अंत हो गया। जय, ठीक। इसके पश्चात उत्पल वंश की स्थापना, अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना किसने की? अवंती वर्मन। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राजा ने। ठीक है ना। अभियंता सोय ने जो है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। अवंती वर्मन जो है एक योग्य शासक था। इसने जनता के कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए, कृषि को प्रोत्साहन दिया, सिंचाई के लिए साधन बनवाए। और उसका जो अभियंता था, अभियंता मतलब इंजीनियर, जिसका नाम था सोय, उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया, ठीक है। ये परीक्षा में आता है, सोय का नाम आता है। अवंती वर्मन ने अवंतीपुर नामक एक नगर की स्थापना की, ठीक है।
हरबंती वर्मन का उत्तराधिकारी था शंकर वर्मन और शंकर वर्मन का उत्तराधिकारी था गोपाल वर्मन। इसके पश्चात जो है सामंतों ने और जनता ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये जो है अयोग्य शासक थे। अतः यशस्कर नामक एक उच्च कुलोत्पन्न व्यक्ति ने, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ था, इस व्यक्ति ने जो है सामंतों का साथ दिया, विद्रोहियों का साथ दिया और यह स्वयं जो है राजा बन गया। ठीक, लेकिन उत्पल वंश चला आ रहा। यह एक योग्य शासक होगा जिसने कश्मीर में शासन व्यवस्था स्थापित की, लेकिन 980 ईस्वी में रानी दिद्दा शासका बनी। ठीक है ना? इसके बारे में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। कश्मीर में 2 रानियां प्रसिद्ध हुई, एक रानी दिद्दा, दूसरी रानी कोटा। ठीक, रानी कोटा लोहार वंश की थी और रानी दिद्दा उत्पल वंश की। उत्पल वंश की अंतिम जो है शासका थी। ये जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी स्त्री थी, शासका थी। ऐसा कहा जाता है कि यह जो है बहुत सुंदर थी। रानी दिद्दा के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। भारत में यह जो है भारत की एकमात्र लंगड़ी रानी के नाम से जानी जाती है। भारत की इतिहास क्या है, एक पैसे ये लंगड़ाती थी। ठीक है ना? भारत में भी लंगड़ाती थी, मतलब हाँ, तो ये रानी दिद्दा, मतलब बताइए, रिपीट कर दीजिए। जो रानी दिद्दा है, रिपीट कर दीजिए, ये बताया है। बताइए, रिपीट कर दीजिए सर, दोबारा तो बताइए। हम बता तो रहे हैं, हमने बताना शुरू कर दिया है। हम बताना शुरू कर रहे हैं हम रानी दिद्दा के बारे में। ठीक? रानी दिद्दा एक सामान्य कुल में पैदा हुई। कश्मीर के राजा, इनका मैं नाम ध्यान नहीं था रहा अभी इस समय, किसी शिकार करने के लिए जा रहे थे किसी समय, तो उनकी नजर जो है इस लड़की पर पड़ी। तो ये जो है बहुत ही सुंदर थी लड़की, अतः राजा ने इससे विवाह कर लिया। ठीक, जब यह जो है राज दरबार में आई तो इसकी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई। दूसरी विशेषता ये थी कि दुराचारी स्त्री थी, चरित्र इसका सही नहीं था। ठीक है ना? अतः ऐसा कहा जाता है कि इसने अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी मरवा दिया। ठीक है ना? क्योंकि उसे जो है स्वतंत्रता चाहिए थी, स्वच्छंदता चाहिए थी। ठीक, लेकिन शासन की दृष्टि से यह एक योग्य शासका हुई। इसने प्रशासन को बहुत अच्छी तरीका से चलाया और मंत्री इसके कहने में चलते थे। कश्मीर का राज्य जो है शांति और व्यवस्था का काल माना जाता है इसके समय का। इसी समय मुसलमानों के आक्रमण हुए, महमूद गजनवी का भी आक्रमण हुआ, लेकिन इसने इन सब आक्रमणों से अपने देश की रक्षा की।
कश्मीर की रक्षा की, ठीक है ना। अब क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं था, अतः इसका भाई का लड़का, इसके भाई का लड़का संग्राम राज कश्मीर का शासक बना। क्योंकि यह उत्पल वंश का नहीं था, इसलिए इसने लोहार वंश की था, संग्राम राज से लोहार वंश की था। अब हुआ क्या कि यह उन्हें जो है संग्राम राज क्योंकि ब्रिटिश परिस्थितियों में शासक बना था, अतः इसने कश्मीर में सुशासन स्थापित किया, किसी को प्रोत्साहन दिया, हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया, अतः इसका काल शांति का काल कहा जाता है। इस संग्राम राज के पश्चात जो है इसका लड़का जो है उत्तराधिकारी अनंत बना, ठीक है ना। अनंत ने भी संग्राम राज के पश्चात कौन बना? अनंत, अनंत बना। अनंत की पत्नी थी रानी सूर्यमती। क्या थी? सूर्यमती। अनंत की रानी थी सूर्यमती, पत्नी थी। इसने कश्मीर में अच्छा शासन स्थापित किया और उस समय मुसलमानों के आक्रमण देश में हो रहे थे, उन आक्रमणों से देश की रक्षा की, ठीक है ना। मुसलमानों के आक्रमणों से देश की रक्षा की और अपनी पत्नी के सहयोग से इसने शासन को चलाया, जिसका नाम था अनंत। अनंत के पश्चात कलश बना। कलश जो है अनंत के पश्चात कौन बना? कलश। यह एक मूर्ख शासक था, लंपट शासक था, अतः जो है इस समय जनता ने इसका अत्याचार सहा। इसके पश्चात कलश के पश्चात राजा हर्ष बना, ठीक है। कौन बना? हर्ष। हर्ष एक विजेता शासक था, एक शानो शौकत वाला राजा था, विलासी राजा था, अतः यह जो है पैसे को बहुत बढ़ाता था, पैसा बहुत खर्च करता था। पैसा जब अनावश्यक रूप से खर्च करोगे, शानो शौकत में उड़ाओगे, तो होगा क्या कि उसका असर राजकोष पर पड़ेगा, राजकोष खाली होगा। इसने क्या किया? हालांकि था अच्छा शासक थी, विदेशों में इसकी छवि अच्छी थी, लेकिन खराबी क्या थी कि शान और शौकत में, विलासता में यह पैसा खर्च करता था। अतः इसने जनता के ऊपर टैक्स लगाया और उस टैक्स को जबरदस्ती वसूला जनता से, जिस कारण जनता विद्रोही हो गई और जनता ने इसको हटाने के लिए विद्रोह कर दिया सामंतों के साथ मिलकर, क्योंकि इसने सभी पर टैक्स लगाया। तो उससे सामंत भी जो है इसके से क्या है, रुष्ट थे। तो जनता और सामंतों ने उच्छल और सुशल नामक भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और इसकी हत्या कर दी, ठीक है ना। इसके पश्चात ये दल थोड़ा बहुत चलता रहा और 1339 में इनके पश्चात ये शासक उच्छल और सुशल बने, ठीक है ना। उच्छल सुशल के पश्चात, उच्छल और सुशल के पश्चात जयसिंह बना। इसी जयसिंह के समय पर कल्याण ने राजतरंगिणी लिखी। 1300
39 ईस्वी में कश्मीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना। ठीक है, अब मुस्लिम राज्य और सुना देते हम कैसे हुआ। अब इसमें कुछ बात ऐसे हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। इतने पात्र हैं, इतने नाम है कि इतिहास में यही सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। एक जो 1286 में आप लोग लिखा दें, आप लोग 1286 में सिंहदेव ने एक अलग हिंदू राज्य की स्थापना की, ठीक है ना। इसका पुत्र था सुहादेव। सुहादेव के शासन काल में 3 लोग कश्मीर आए। एक का नाम था लिंचन, एक का नाम था लंगर और तीसरे का नाम था शाह मीर। ठीक, बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा है, आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, एक जो हम बता रहा है बिल्कुल उसी प्रकार से मैपिंग आप लोग कॉपी में कर लीजिए, कश्मीर का याद हो जाएगा, इतिहास याद हो जाएगा। आप किसी किताब में भी इस प्रकार का इतिहास नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ मध्यकाल का है, कुछ प्राचीन काल का है, इसलिए पूरा सिस्टम से कहीं नहीं लिखा है। तो 1286 में सिंहदेव ने एक जो है नए हिंदू राज्य की स्थापना, उसने कश्मीर में सुव्यवस्था स्थापित की। उसकी मृत्यु के पश्चात सुहादेव उसका पुत्र जो है शासक बना। इसके समय जो है मंगोलों ने आक्रमण किया, लेकिन मंगोलों के आक्रमण के पहले सुहादेव के शासन काल में 3 शरणार्थी आए। एक तिब्बत का राजकुमार था और 2 लोग ऐसे ही थे जो शरणार्थी के रूप में आए, ठीक है ना। रंजन, लंगर और साहनी, ये कौन थे? तीनों क्या थे? शरणार्थी थे। क्या थे? शरणार्थी के रूप में आए थे, शरण लेने के लिए। ठीक, रंजन, लंगर और साहनी, ये 3 आए थे शरणार्थी के रूप में। किसके शासनकाल में? सुहादेव के शासनकाल। हुआ क्या, तभी जो है मंगोलों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ध्यान से सुनना आप लोग।
मंगोलों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अतः इस अव्यवस्था से जो है मंगोलों के आक्रमण से पूरी राज्य में अव्यवस्था फैल गई, अस्त व्यस्त हो गया कारीगर। वो तो लूटो खसूटो वाला काम रहता है मंगोलों का, ठीक है ना। अतः इसका लाभ जो है रेंचन ने उठाया और रेंचन ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। ठीक, समझना बात। रेंचन ने अपने आप को क्या राजा घोषित कर दिया। ठीक, सुबादेव का जो वजीर था और मंत्री था, उसकी पुत्री थी कोटा रानी, ठीक है ना। इसने वजीर को पद से हटा दिया, मार दिया और उसकी पुत्री से विवाह कर दिया। समझना बात। जिसका क्या नाम था? कोटा रानी। कश्मीर के इतिहास में 3 रानियां महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? रानी दिद्दा और एक जो है सूर्यमती थी, सूर्यमती, ठीक है ना। इसकी पत्नी थी अनंत की। ठीक, रानी दिद्दा ने अपने पति और पुत्र को ही मरवा दिया था, लेकिन सूर्यमती ने अपने पति के साथ सुशासन स्थापित किया था। अब आइए कोटा रानी की बात। कोटा रानी सुबादेव के मंत्री और वजीर की पुत्री थी। रेंचन ने उसको मार दिया, हटा दिया पद से और उससे कोटा रानी से ब्याह कर लिया। ठीक, रेंचन की मृत्यु हो गई कुछ समय पश्चात। अतः उसका उत्तराधिकारी बना उदयन देव। उदयन देव ने भी जो है कोटा रानी से ब्याह कर लिया। ठीक, समझना बात को। रेंचन ने जो है अपना सेनापति किसको बना दिया था? शाहमीर को, ठीक है नहीं। अतः उदयन देव के समय भी शाहमीर सेनापति बना रहा। उसी समय पुनः जो है महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ। ऐसी स्थिति में उदयन देव भाग गया। अतः शाहमीर ने कोटा रानी जो थी उसने जो है कि शाहमीर सेनापति था, तो उससे कहा कि हम जो है महमूद गजनबी का सामना करें। ठीक, अतः कोटा रानी ने महमूद गजनबी का सामना किया। सेना को में जोश भरा, सब कुछ किया। ये सेनापति था शाहमीर। अब राजा ये भाग गया था उदयन देव। शाहमीर ने सोचा कि अच्छा अवसर है, क्योंकि महमूद गजनबी चला गया तो शाहमीर ने गद्दी पर अधिकार कर लिया और रानी से जबरदस्ती ब्याह कर लिया। ठीक है ना। रानी इस बात के लिए सहमत नहीं थी, ठीक है ना। अब एक चीज और बता दें कि यहाँ पर जो रेंचन था ये शरणार्थी के रूप में आया था। समझना बात को। रेंचन ने जो है तिब्बती था, तिब्बत का एक राजकुमार था। इसने जो है हिंदू पुरोहितों से कहा कि हमें जो है हिंदू धर्म में दीक्षित कर दी। लेकिन हिंदू जो पुरोहित थे, आपको पता है अलवरूनी ने कहा मध्यकाल ऐसा युग था जब हिंदू धर्म इतना कट्टर हो गया था कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझने लगा था। ठीक है ना। पंडित और पुरोहित इतना ऊंचा हो गया था कि साधारण व्यक्ति को जो है कि हिंदू धर्म में इतनी ज़्यादा जनसंख्या फैल गई थी हिंदू धर्म की कि ये लोगों ने जो है अन्य लोगों को उदारतापूर्वक अपने धर्म में प्रवेश नहीं दिया। आधी जनसंख्या जो है इस्लाम धर्म को इसलिए स्वीकार की क्योंकि हिंदू धर्म कट्टर हो गया। हिंदू धर्म में अन्य लोगों के प्रवेश के द्वार बंद हो गए। रेंचन ने जब जो है रेंचन को पंडित और पुरोहितों ने हिंदू धर्म में स्वीकार नहीं किया तो रेंचन ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अब समझना बात हुआ। यहाँ से क्या होगा, कश्मीर का इतिहास में मुसलमानों का अभी तक हिंदू थे, अब यहाँ से धीमे धीमे करके अब इस्लाम धर्म का प्रवेश होगा। ठीक है ना। इसके शासनकाल में हम बताएंगे जो बाहर से मुसलमानों को बुलाया गया। तो रेंचन के पश्चात उदयन देव होगा, लेकिन नाम हिंदू में है क्या? इस्लामाबाद। ठीक। अतः इसके पश्चात शाहमीर ने जो सेनापति था उसने कोटा रानी से जबरदस्ती ब्याह किया। कोटा रानी ने इसे अपना अपमान समझा और आत्महत्या कर ली। ठीक है ना। इस प्रकार से
एक योग शासका का अंत। कश्मीर के इतिहास में 3 रानियां महत्वपूर्ण थी, जिनमें से तीनों ने जो है योग अपनी योग्यता का परिचय दिया। हालांकि रानी दत्ता के संबंध में ये कहा जाता है कि वह एक दुराचारणी स्त्री थी, जिसका चरित्र जो है नैतिक रूप से सही नहीं था, लेकिन प्रशासन की दृष्टि से वह एक योग्य शासक थी। ठीक, रानी दत्ता, सूर्यमती और कोटारानी, ठीक है ना। ये आप तीनों नोट कर लीजिए। जब आप किसी भी IAS PCS की परीक्षा में देंगे तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ा देंगे। हर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती, हर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती इन रानियों की। अब इतिहास के अगर आप लोग कितने लोग हैं, आप जो है कंपटीशन वालों से पूछ लेना कि कोटारानी के बारे में बताइए। आप कोई बता दे 2-4 शब्द तो कहना कि हाँ भाई साधारण बात, ठीक है ना। और तो हमें सूर्यमती के बारे में तो कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए शाह मीर शासक बना। शाह मीर के समय में इतना इतिहास है। अब हम बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए। सही जोन राज इसी के नीचे है ना, ये सर जोन राज देखो बता दे। शाहमीर, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सिकंदर शाह, जैनुलाब्दीन, ये साइड में लिख दिया जोनराज और श्रीवर। ये अलग हैं, ये अलग लेखक हैं, इनके नाम हैं, इसलिए लिख दिया कि भाई जहाँ ध्यान से उड़ जाए तो आगे पास कम से कम हमें यहाँ दिखाई देगा तो हम बता तो देंगे इनके बारे में, ठीक है ना। भाई चीज़ें होती बहुत सारी, लेकिन दिमाग से उड़ जाती हैं, इसलिए लिख दिया कि ध्यान बना रहे। और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में हर 4-6 साल बाद इनका क्वेश्चन आता है, ये नीचे लिखिए, ठीक है ना। बिल्कुल आता कश्मीर का इतिहास, ये समझिए आना ही है कहीं ना कहीं से एक आध क्वेश्चन जरूर आता कश्मीर के इतिहास। कल जो है हम पाल वंश और सेन वंश आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। शाहमीर
एक मुस्लिम शासक था, क्योंकि हमने बताया कि ये जो है मुसलमान ही था और इसने भी प्रयास किया, लेकिन इसे जो है हिंदू धर्म में आशा नहीं मिला। वहाँ कट्टरता थी उस समय कश्मीर में, क्योंकि 60 लाख तो कश्मीरी ब्राह्मण जो है उस समय अभी आतंकवादियों ने अभी इसी समय जो है 1980 के आसपास कश्मीर से भगा दिए गए। 60 लाख ब्राह्मण अकेले भगाए गए, ठीक है ना। तो आप खुद समझिए कि उस समय कश्मीर कितना जो है कट्टर हिंदू धर्म का केंद्र था, ठीक। शाह मीर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, प्रजा में इस्लाम धर्म के लिए जो है प्रचार प्रसार कराया और शाह मीर के, लेकिन इसने प्रशासन अच्छा दिया कश्मीर में। शाह मीर के पश्चात शहाबुद्दीन हुआ, शहाबुद्दीन के पश्चात कुतुबुद्दीन हुआ, ये अयोग्य शासक थे। इसके पश्चात सिकंदर शाह हुआ, सिकंदर नाम था जिसका, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन का जो लड़का था, इसने जो है कश्मीर में आतंक का राज स्थापित, ठीक। ये सिकंदर को जो है कश्मीर के इतिहास का सबसे ज़्यादा बड़ा खलनायक समझिए, क्रूर शासक, ठीक। इसलिए इस सिकंदर शाह ने हिंदू प्रजा पर जबरदस्ती जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, और जो इस्लाम धर्म स्वीकार ना करे वो राज्य छोड़कर चला जाए, ठीक है नहीं, या फिर जो है टैक्स दे, जजिया कर दे, ठीक। को हत्याएं कराई इसने, ठीक। इसी के समय तैमूर का आक्रमण हुआ भारत पे 1398 में, ठीक है ना, समझना बात को। 1398 तैमूर का आक्रमण सिकंदर शाह के समय ही हुआ। अतः सिकंदर शाह ने इस के पश्चात जो है जो लोग तैमूर के अन्य देशों में आक्रमण हुए, तो अनेकों लोगों को इस्लामिक देशों को यानी ईरानियों को और भी अन्य देशों के मुसलमानों को कश्मीर में बसाया। तमाम लोग तैमूर के आक्रमण से अव्यवस्था फैल गई थी, इस वजह से अनेकों मुसलमान भाग कर कहाँ आए, कश्मीर, ठीक है नहीं। ईरानी भी आए, अन्य देशों के अन्य मुसलमान भी आए, उन सबको इसने आश्रय दिया और अनेक लोगों को कश्मीर में बसाया, ठीक। यानी सिकंदर ने क्या काम किया कि हिंदू धर्म को चोट पहुंचाई कश्मीर में, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कराया, लोगों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, और नहीं तो उनकी हत्याएं कराई। जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया उनकी हत्याएं कराई। जो प्रबुद्ध संपन्न लोग थे, पैसा वाले थे, जो राजनीतिक लोग थे, उनके ऊपर भी उसने जजिया कर लगा दिया कि अगर कश्मीर में रहना है तो जजिया कर दो। और जो गरीब वर्ग था, भय के कारण अनेकों गरीब वर्ग ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। कुछ गरीबों ने इस भय से कर लिया कि भाई मुझे हिंदू धर्म बड़ा कट्टर है, उन्हें हिंदू धर्म में ज़्यादा नहीं मिल रहा था आश्रय। कुछ लोगों ने उसके भय के कारण कुछ ने जो है ऐसे ही स्वीकार कर लिया, और कुछ लोगों को जबरदस्ती स्वीकार कराया गया। इस प्रकार से सिकंदर के समय अब यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ी कश्मीर, कब 1398 के आसपास। 1398 से पहले तक कश्मीर में मुसलमानों की संख्या 1% में थी, बकाया 99% हिंदू था। लेकिन सिकंदर शाह ने अपनी नीतियों के कारण जबरदस्ती जो इस्लाम धर्म स्वीकार कराकर लोगों को मार के, हत्याएं करके और हिंदू धर्म को चोट पहुंचाते हुए मंदिरों को तोड़वाया। यानी लद्दा दत्त मुक्ता पीठ का जो सूर्य मंदिर था, ये हमने बताया आपको, ये लद्दा दत्त मुक्ता पीठ ने कब 724 से 760 तक शासनकाल था, और सिकंदर शाह ने कब 1390 के आसपास इसका शासनकाल था। यानी करीब 700 साल पश्चात इसने उस मंदिर को तोड़वा दिया, ठीक है नहीं।
अवंती, अरे क्या नाम लिखा, अवंतीपुर, जो अवंती बर्मन ने अवंतीपुर नामक नगर बसाया था। इन सब नगरों में उसने लूट खसूट कराई। यहाँ के जितने मंदिर थे उन सब मंदिरों को उसने तोड़ा, कश्मीर के मंदिरों में, ठीक है ना। और वहाँ जो है उनको नष्ट करा दिया, मस्जिदें बनवाई। ईरान के एक हाजी थे, उनको जो है यहाँ आमंत्रित किया, सुप्रसिद्ध सूफी संत थे, और उनकी आज भी वहाँ मजार है कश्मीर। इस प्रकार से कश्मीर जो है भारत का जो स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ से जहाँ मुसलमानों का प्रवेश हुआ और यहाँ से स्थिति दूसरी बदलती चली गई, ठीक है नहीं। अब जो है मुसलमानों की संख्या बढ़नी प्रारंभ हो कश्मीर में। तो कश्मीर के ऊपर भी ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य राज्य थे, देश थे। अफगानिस्तान मुस्लिम बाहुल्य देश हो गया था पूर्णतः, ठीक है नहीं। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो है कश्मीर के ऊपर वाले देश हैं, ये सब में मुसलमान इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले देश हो गए थे। तो वहाँ पर जब भी आतंक होता था तो मुसलमान भाग कर कहाँ आते थे, कश्मीर में, ठीक है नहीं। और कश्मीर के राजा जो मुसलमान थे वो जो है इन लोगों को शरण देने लगे। अब आइए सिकंदर शाह के पश्चात उसका लड़का जो है जैनुल आबदीन, जिस प्रकार से सिकंदर शाह ने नीति अपनाई उसके विपरीत जो है जैनुल आबदीन ने नीतियाँ, समझना बात को। क्या किया इसने, हिंदुओं को सताया, डराया, धमकाया, उनके मंदिर तोड़वाए। जैनुल आबदीन ने क्या किया, हिंदुओं को पुनः बुलाया, उन्हें बसाया, उनके मंदिरों का निर्माण कराया, गो हत्या जो है बंद करा दी। इसके समय गो हत्या होने लगी थी। जो जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे उनसे कहा कि भाई जो इस्लाम धर्म है वो मतलब हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता है वो हिंदू धर्म स्वीकार कर ले। पता इसका राज्य जो है अनेकों विद्वानों को आश्रय दिया, हिंदू और मुसलमानों की भी विभेदीकरण नहीं किया। अतः इसे जो है उस समय जब अकबर का भी जन्म नहीं हुआ, जो अकबर ने नीतियाँ बाद में अपनाई, सती प्रथा को इसने प्रोत्साहन दिया, ठीक है नहीं। सती प्रथा ये बंद करा दिया था, सती प्रथा को इसने प्रोत्साहन दिया, फिर से प्रारंभ करा दिया। इस प्रकार से हिंदू धर्म के प्रति इसने सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसकी वजह से प्रशासन भी अच्छा किया। इसलिए जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिए, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ठीक है ना। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने वो नीतियाँ अपनाई जो बाद के समय में अकबर ने अपनाई। हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है नहीं, हिंदू मंदिरों को, उनके तीर्थ स्थानों को महत्वता प्रदान करना, ठीक। ये सब काम किसने करा, जैनुल आबदीन ने। विद्वानों का यह संरक्षक था। यह स्वयं जो है कुतुब नाम से कविताएं लिखता था। संस्कृत, अरबी, फारसी और कश्मीरी भाषा का यह विद्वान था। कौन, जैनुल आबदीन। और किस नाम से कविताएं लिखता था, कुतुब नाम से। कुतुब उपनाम से यह अपनी कविताएं लिखता था। यहाँ से जैनुल आबदीन के पश्चात, इसकी मृत्यु के पश्चात कश्मीर में अव्यवस्था फैल गई और अव्यवस्था का समय ही चलता रहा। बाद में अकबर ने कश्मीर में आक्रमण करके कश्मीर को अपने राज्य में मिला लिया। समझना बात। इसकी मृत्यु कब हुई थी? हाँ, इसकी मृत्यु करीब करीब जो है 1540 के आसपास हुई, ठीक है, 1540-50 के आसपास हुई। और कुछ समय पश्चात ही जो है
1585 में अकबर ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1585 में अकबर ने बीरबल को भेजा था, वहाँ के यूसुफ जाहियों के खिलाफ बीरबल को सेनापति बनाकर भेजा था। उसी युद्ध में बीरबल मारा गया। ठीक है, बीरबल की मृत्यु कहाँ हुई थी? कश्मीर में यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते हुए हुई थी। ठीक है ना। अकबर को इस बात से बड़ा दुख हुआ था। अंत में अकबर ने कश्मीर को 1585 में विजित कर लिया था और कश्मीर को मुगल साम्राज्य का एक अंग बना दिया। ठीक, जैनुल आबदीन के पश्चात कश्मीर में अव्यवस्था पैदा हो गई थी। उस अव्यवस्था का लाभ जो है अन्य लोगों ने उठाया, अनेक कबीलों ने उठाया, लेकिन अकबर ने उस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए वहाँ के लोगों को दबाया, जो यूसुफजाई कबीला था, और कश्मीर को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। ठीक, इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का ये अंग बना रहा। अब आइए, मध्यकाल का हमने बता दिया आपको पूरा है। मुसलमानों का जब से इस्लाम धर्म का आगमन हुआ भारत में, उस काल को हम मध्यकाल कहते हैं। अब आधुनिक काल में देखिए, यानी अंग्रेजों के समय स्थिति क्या रही। देखिए, रणजीत सिंह जो है एक सिख नेता थे। रणजीत सिंह का नाम आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है। रणजीत सिंह जो है एक सिख नेता थे। यह रणजीत सिंह सिखों के जो 12 मिसल थे, उन 12 मिसलों में से शुक्रचकिया मिसल के नेता थे। शुक्रचकिया मिसल के राजा थे, शुक्रचकिया मिसल। ठीक है ना, लिख लीजिए आप लोग, रणजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल, ये भी आता है परीक्षा में। इन्होंने, रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, अमृतसर उनकी धार्मिक राजधानी थी। इस प्रकार से पंजाब को एकीकृत करने का काम रणजीत सिंह ने किया। ठीक है ना। रणजीत सिंह के समय कश्मीर जो है उनके राज्य का अंग हो गया था। ठीक, रणजीत सिंह के समय कश्मीर जो है मुसलमानों के हाथ से निकलकर हिंदुओं के हाथ में आ गया था। ठीक है। अब जब 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो पंजाब में अव्यवस्था फैल गई। उस अव्यवस्था का लाभ जो है अंग्रेजों ने उठाया और 2 युद्ध हुए, आंग्ल सिख युद्ध प्रथम और आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय। आंग्ल सिख युद्ध प्रथम में ही जो है लाहौर की संधि हुई, उस लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि। ठीक है ना, लाहौर की संधि हुई और भैरोवाल की संधि हुई। लाहौर की संधि के तहत अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले में कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया। ठीक, समझना बात को। करीब 1846 की बात है। कश्मीर 1846 में इसके समय बेच दिया गया, अंग्रेजों ने बेच दिया गुलाब सिंह को करीब 1 करोड़ रुपए को। ठीक, अब यहाँ से कश्मीर किसके पास चला गया? गुलाब सिंह के पास। और जबकि ये अभी जो किसके अधीन था? सिखों के अधीन, सिख नेता रणजीत सिंह के अधीन। ठीक, अतः जब कश्मीर हाथ से चला गया तो जो सिखों के सेनापति थे तेज सिंह और एक का नाम और था, इन दोनों ने जो है तेज सिंह ने विद्रोह कर दिया। तो पुनः जो है तब तक डलहौजी गवर्नर बन गया। तो 1848 में दूसरा युद्ध हुआ, उसी युद्ध हुआ और फिर जो है भैरोवाल की संधि हुई। ठीक है ना। लेकिन कश्मीर जो है चला गया था लाहौर की संधि के पश्चात ही 1846। ठीक, समझ गए आप लोग। अब वही जो वंश था गुलाब सिंह का वंश, गुलाब सिंह का वंश था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अनेकों रियासतें थीं, जिनमें से कश्मीर रियासत भी थी।
3 रियासतों ने कश्मीर में भारत देश में विलय करने से मना कर दिया और अन्य रियासतों को भारत में विलय करने के लिए उस समय के गृह मंत्री और आंतरिक मामलों के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, देशी रियासतों के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को भारत में अधिग्रहित करा दिया, यानी भारत में सम्मिलन करा दिया। लेकिन 3 रियासतों ने भारत में मिलने से मना कर दिया, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। अतः कश्मीर में हुआ क्या, कश्मीर में ये हुआ कि उस समय आंतरिक एक लेखक हैं, उन्होंने कहा कि जब भारत का विभाजन हुआ तो जिन्ना को चूँकि टीबी थी, जिन्ना मरीज थे टीबी के, और वह जो है अपने अंतिम दिन गिन रहे थे। इन प्रकार उन्होंने उपद्रव कराया, हत्याएँ कराई और पाकिस्तान का विभाजन करा दिया। लेकिन कश्मीर में उन्हें जो है मतलब वहाँ की आबो हवा ठंडी थी, तो एक अस्वस्थ व्यक्ति को उस समय एसी कूलर चलते नहीं थे, अतः एक अस्वस्थ व्यक्ति को ठंडी हवा जलवायु मिल जाए तो उससे आराम मिलता। कश्मीर के राजा ने उन्हें वहाँ आने से मना कर दिया, क्योंकि कश्मीर का राजा चाहता था कि मैं स्वयं एक स्वतंत्र देश के रूप में राज्य करूँ। इस कारण जिन्ना चैंट गए और जिन्ना ने कबायलियों को बनाकर, चूँकि मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी कश्मीर में 3 चीज़ें थी। क्या थी? कश्मीर, लद्दाख और जम्मू। लद्दाख और जम्मू में जनसंख्या हिंदू बाहुल है, जबकि कश्मीर में जनसंख्या, जैसे ये जो अच्छा क्षेत्र है, ये पूरा कश्मीर जो ठंडा प्रदेश है और भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है कश्मीर, यहाँ पर जो है जनसंख्या मुसलमानों की ज़्यादा है, ठीक है नहीं। यहीं की डल झील, बुलर झील, ये आदि आकर्षण का केंद्र है। तो इस वजह से जिन्ना ने जो है पाकिस्तानी सेना को, कबायलियों की सेना, कबायली मतलब जो पठान थे, ठीक है ना, जनजाति थी, उनके कपड़े पहना कर, हाथों में बंदूकें देकर उन्हें जो है कश्मीर में प्रवेश करा दिया। बहुत सा क्षेत्र जो है वो लूटते चले गए, कब्जा कर लिया। तब अंत में हरि सिंह के बस में कुछ नहीं रहा, तो हरि सिंह ने फिर जो है उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा, अंत में संधि हुई और भारत जो है अक्टूबर 1948 में कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग, ठीक है नहीं। हालांकि माउंटबेटन के कहने पर, जवाहरलाल नेहरू उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री माउंटबेटन के कहने पर कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए और ये उनकी गलती जो है बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। क्योंकि उस समय जिस लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर वो संयुक्त राष्ट्र संघ गए, उसी देश का प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये तीनों देश जो है भारत के खिलाफ खड़े हो गए, ठीक। और अंत में ये होगा कि जनमत संग्रह कराया जाए, और जो स्थिति है तब तक वही स्थिति बनी रहेगी। आज भी स्थिति क्यों बनी हुई है, जितना पाकिस्तान के कबायलियों ने, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उतना क्षेत्र पाकिस्तान की सेना के पास पाकिस्तान का है, बकाया क्षेत्र भारत। उसमें से पाकिस्तान ने परमाणु टेक्नोलॉजी लेने के लिए कुछ क्षेत्र चीन को दे दिया। कोई सदाबहार तो लौटाएगा नहीं, तुम इतने एक भूमि के लिए, एक इंच के लिए लड़ रहे हो, तो चीन किस खुशी में तुमने क्षेत्र दे दिया। जाहिर है कि तुमने जो परमाणु टेक्नोलॉजी ली है उसी आधार पर तुमने वो क्षेत्र ली है, ठीक है ना। ये है आज भी कश्मीर जो है भारत और संसार का एक ज्वलंत मुद्दा बना। कश्मीर का इतिहास इतना ही है, कल और इतिहास पढ़ेंगे।